जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे, सब राजी खुशी होंगे। सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। पढ़ाई अच्छे से चल भी रही है या टाला मटोली कर रहे हो कि जब वैकेंसी आएंगी तब स्टार्ट करेंगे हम अपनी पढ़ाई। तो एक बात याद रखना, सिलेक्शन की संभावना उनकी रहती है कि जो ऑफ सीजन में भी पढ़ाई करते रहते हैं। कुछ स्टूडेंट जब वैकेंसी आ जाती है फॉर्म वगैरह भर देते हैं, उसके बाद अपनी कॉपी पेन उठाते हैं वो। तो सिलेक्शन की संभावना उनकी ज्यादा रहेगी ना भाई, जो ऑफ सीजन में पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो साथियों अभी भी समय है। समय की जरूरत को, समय की वैल्यू को समझो, अच्छे से पढ़ाई करो, रिवीजन करो, ताकि आप भी अंतिम रूप से यूपीएसआई में सेलेक्ट हो पाओ। आज हमारी कई दिन में क्लास हो रही है। स्वास्थ्य कारणों के चलते हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। अब आगे हमारी क्लास रेगुलर कंटिन्यू चलेगी। आज का हमारा टॉपिक है संविधान का निर्माण। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और हम संविधान और राज्य व्यवस्था हम इस तरह से पढ़ने वाले हैं, आपके व्यवहारिक जीवन से जोड़ के, आपके आसपास के समाज से जोड़ के, और साधारण से साधारण भाषा में आपको समझाया जाएगा, ताकि आपको संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। अच्छे से क्वेश्चन करके आओ एग्जाम में। साथियों एक बार भरोसा करो, जब आपका पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाए तो आप देखोगे एग्जाम में क्वेश्चन आपका नहीं बाहर जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है संविधान का निर्माण। अपने टॉपिक पे बढ़ने से पहले एक सवाल मैं करता हूं आपसे कि भाई हमें संविधान की जरूरत क्यों है। बिना संविधान के हमारे देश का शासन नहीं चल सकता। हमारा जो सार्वजनिक जीवन है वो बिना संविधान के नहीं चल सकता क्या। हम एक इसका एग्जांपल दें आपको। आप सब लोग ज्यादातर गांव से ही होंगे। आपने देखा होगा खेतों में या जंगलों में जो ताकतवर जानवर होते हैं, जैसे शेर या और भी ताकतवर जानवर हैं, वो कमजोर जानवरों का जब मन करता है जब शिकार कर लेते हैं। और उस पे किसी भी कोर्ट कचहरी में कोई केस नहीं चलता कि भाई शेर ने या कुत्ते ने ये इस जानवर का शिकार किया है और शेर को 20 साल की सजा हुई है या उसको फांसी की सजा हुई है। नहीं सुना ना। तो अगर संविधान हमारे यहाँ नहीं होता तो हमारी यही स्थिति होती। जो ताकतवर लोग हैं वो कमजोर लोगों को मारा करते, उनका शोषण किया करते। तो संविधान क्या करता है, संविधान नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। संविधान सभी नागरिकों को एक नियम में बांध देता है। और ये सुरक्षा कब मिलेगी, संविधान होने के साथ साथ संविधान सही रूप में अपनाया भी गया हो। क्योंकि कुछ देशों में संविधान तो होता है लेकिन संविधान को अपनाते नहीं है वो ठीक से। दूसरा, जैसा हमारा देश है, हमारे देश में काफी सारे धर्मों के लोग हैं, अलग अलग उनकी भाषाएं हैं, अलग अलग खान पीन है, सबकी विचारधारा अलग है। तो सोच के देखो, हम इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं तो क्या उनमें आपस में विवाद उत्पन्न नहीं होंगे। भाई कोई अलग तरह से सोचेगा भी देश का शासन चले, दूसरे लोग वो अलग तरह से सोचेंगे। तो संविधान क्या करता है, हमारे जो जितने भी लोग हैं, हमें ऐसे नियम प्रोवाइड करवाता है, ऐसे नियम उपलब्ध कराता है ताकि समाज के सभी लोगों में एक तालमेल बन सके, सभी लोग आपसी सामंजस्य के साथ रह सकें और देश के विकास में अपना सहयोग दें। तो समझ में आया संविधान क्यों जरूरी है। संविधान नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। सभी संविधान की नजर में, यानी संविधान सबके लिए बराबर है। संविधान किसी को ऊंचा या नीचा नहीं समझता। और संविधान एक नियम उपलब्ध कराता है जो सभी नागरिकों के लिए एक समान होते हैं। तो हम मोटे तौर पर एक परिभाषा समझ सकते हैं इसकी। संविधान उन नियमों का समूह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। अब शासन क्या होता है, शासन के अंतर्गत जो भी हमारे सार्वजनिक जीवन है उसका संचालन किया जाता है। मोटे तौर पे समझें, संविधान हमारे सार्वजनिक जीवन के संचालन के बारे में बताता है, ना कि हमारे पर्सनल उसके। संविधान हमें यह नहीं बताता कि किस व्यक्ति को क्या खाना है, किस व्यक्ति को क्या पहनना है, बल्कि संविधान एक सार्वजनिक जीवन के संचालन के लिए नियम बनाता है। यानी शासन क्या है, सार्वजनिक जीवन का संचालन। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, चीजें समझ में आई होंगी।
साथियों, पढ़ाई का तरीका है कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें और जितने फैक्ट की आवश्यकता हो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, उतने फैक्ट को कवर करते हुए सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हुए चलें। तो हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर, संविधान का निर्माण। अब जो संविधान का निर्माण हम देखते हैं, भी संविधान ऐसे तो बनता नहीं हवा में। संविधान को बनाने के लिए एक व्यक्तियों का समूह होता है ना, उस समूह को ही हम संविधान सभा कहते हैं। क्योंकि सब पूरे देश के लोग तो संविधान निर्माण के समय अपनी भागीदारी नहीं निभाएंगे ना, भाई वो अपने लोगों को चुनकर एक समूह बनाएंगे, उस समूह को बोलते हैं हम संविधान सभा। तो किस तरह से हमारी संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया, समझते हैं अच्छे तरह से। संविधान सभा, संविधान सभा। अब सवाल ये आता है भाई, संविधान सभा एकदम ऐसे हवा में तो बन नहीं गई, या अंग्रेजों ने एकदम से तो संविधान सभा को बना नहीं दिया कि भी हाँ ठीक है संविधान सभा होगी, ये भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। भी कितने संघर्ष हुए, कितने आंदोलन हुए, कितने निहत्थे लोगों की जान गई, तब जाकर भारत के संविधान के निर्माण का दिन आया, भारत की स्वतंत्रता का दिन आया। तो सवाल ये बनता है कि भी संविधान के ये विचार कहां से आया कि भी एक संविधान सभा होना चाहिए, उसके द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो सबसे पहले संविधान सभा का जो विचार दिया वो किसने दिया, एम एन राय के द्वारा। सर्वप्रथम सर्वप्रथम एम एन राय के द्वारा 1934 ईस्वी में, 34 में संविधान सभा का विचार संविधान सभा की औपचारिक मांग की, औपचारिक मांग की। यानी लगातार आंदोलन हो रहे थे संविधान सभा के लिए, भारत की आजादी के लिए जगह जगह आंदोलन हो रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसी क्रम में सबसे पहले विचार उठाया गया एम एन राय के द्वारा 1934 में। उन्होंने बोला कि भाई संविधान सभा होनी चाहिए जो भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। तो ये विचार किसने दिया 1934 में, एम एन राय के द्वारा, एम एन राय के द्वारा। तो इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर इस मांग को उठाया। उसके एक वर्ष बाद 1935 ईस्वी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से अपनाया और अपने जितने भी अधिवेशन है उसमें इस मांग को उठाया कि भाई भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। 1935 में कांग्रेस ने कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से उठाया, आधिकारिक से उठाया। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये बात रखी अपने सम्मेलनों में, अपने प्रस्ताव पारित करके कि भी भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो ये पूछा जाए कि भी सबसे पहले किसने दिया संविधान सभा का विचार, तो वो दिया एम एन राय जी के द्वारा 1934 में। उसके बाद कांग्रेस ने इसको कब स्वीकार किया, 1935 ईस्वी में। और 1938 में फिर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दोहराया गया कि भी एक संविधान सभा होनी चाहिए जिसमें भारतीय सदस्य होंगे और वो भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। फिर लगातार कांग्रेस ने भी अपनी मांग को जारी रखा, अपने उनके जो अधिवेशन थे उसमें संविधान सभा की मांग को लगातार उठाया और अंततः ब्रिटिश गवर्नमेंट ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। कब किया था सबसे पहली बार, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, जिसको
लिन लिथगो प्रस्ताव भी बोलते हैं। अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा की मांग को अगस्त प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में। को अगस्त प्रस्ताव 1940 एवं उसके 2 वर्ष आया था, 2 वर्ष बाद आया था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन और अगस्त प्रस्ताव के द्वारा उसने स्वीकार किया कि ठीक है भाई, ये जो प्रस्ताव आया था इसमें प्रावधान रखा गया था कि संविधान सभा होनी चाहिए जो भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करेगी। एवं क्रिप्स मिशन मिशन 1942 की मांग को अगस्त प्रस्ताव 1940 एवं क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा स्वीकार किया गया स्वीकार किया। लेकिन क्या है, ये दोनों प्रस्ताव असफल रहे थे क्योंकि मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया और भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने भी अस्वीकार किया, क्योंकि इस प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हमारे भारतीय लोग पूरी तरह से स्वतंत्रता चाह रहे थे, ना कि डोमिनियन स्टेटस। तो इस वजह से ये प्रस्ताव विफल हो गया था। उसके बाद ये हो गया असफल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं असफल। उसके बाद आता है ब्रिटिश सरकार भेजती कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन के जो प्रस्ताव थे उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनाया और संविधान सभा की गठन की मांग उसमें स्वीकार की गई। तो सबसे महत्वपूर्ण है कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन भी यहीं से ज्यादा बनते हैं। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। 3 सदस्य थे इसमें, हमने पिछली क्लास में बताया था। स्टेफोर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे। और इसमें ही प्रावधान था कि भी संविधान सभा होनी चाहिए भारतीय लोगों के लिए जो अपने संविधान का निर्माण कर सके। तो कितने सदस्यों का प्रावधान था? इसके आधार पर प्रावधान था कि 389 सदस्य होंगे संविधान सभा में और इनको 3 जगह से लिया जाएगा। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से लिए जाने थे। ब्रिटिश प्रांत। 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से। कमिश्नरी क्षेत्र। और 93 सदस्य ये लिए जाने थे देसी रियासतों से। देसी रियासत यानी संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 डिक्लेयर की गई, जिसमें 292 सदस्य, उस समय ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 11। तो 292 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांतों से लिए जाने थे। 4 सदस्य लिए जाने थे ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र से। ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र क्या था? जिस तरह से आज वर्तमान में हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो डायरेक्ट शासन उसका किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के। ऐसे ही उस समय जहां पे ब्रिटिश का डायरेक्ट शासन था उनको बोलते थे हम कमिश्नरी क्षेत्र। तो 4 कौन से कमिश्नरी क्षेत्र थे? दिल्ली, अजमेर, कुर्ग जो कर्नाटक में था और ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो इन चारों कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य लिए जाने थे। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से लिए जाने थे। 93 सदस्य लिए जाने थे देसी रियासतों से। ये प्रावधान आया था और इसमें यह प्रावधान था कि अभी जो ये सदस्य हैं 292 प्लस 4 सदस्य, ये सदस्य निर्वाचित होने हैं। निर्वाचित। निर्वाचित।
तो 292 और 4 सदस्य, कुल टोटल कितने हुए? 296। ये 296 सदस्य निर्वाचित किए जाने थे, कहां से? ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र से। अप्रत्यक्ष निर्वाचन और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, यानी उस समय के जो भी ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांतों में जो भी विधायिका थी, जो भी उनका विधानमंडल था, उनके सदस्य द्वारा संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव किया जाना था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। यानी जब इसका निर्वाचन हुआ था, भारतीय जनता ने इसने, यानी जो भारत के लोग थे, उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं किया था, बल्कि भारतीय लोगों के द्वारा, जो उस समय के प्रांत थे, जो प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य थे, उनको चुना था। जो प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य थे, उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को वोट डाले। तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है जब जनता डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि चुनती है, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष जब जनता किसी और को चुने अपने प्रतिनिधि, उन प्रतिनिधियों के माध्यम से किसी और का चुनाव किया जाए। और एकल संक्रमणीय मत पद्धति हम जब राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ेंगे उसमें अच्छे से समझेंगे। यहाँ केवल इतना समझे, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होना था, तो उसमें अलग अलग प्रतिनिधि खड़े थे। तो कोई व्यक्ति जब भी उनको मत डालेगा, तो उसमें एक वरीयता क्रम सूचित करेगा। जैसे 4 लोग हैं, ए बी सी डी, तो वो कोई भी व्यक्ति जब वोट डालेगा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसके देगा कि भाई हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ए को है, सेकंड प्रायोरिटी बी को है, थर्ड सी को, और चौथी प्रायोरिटी किसको है? डी को। तो जब वोट डल जाते हैं, उसके बाद उनकी मतगणना होती है। तो मान लो किसी व्यक्ति ने ए को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा और इसको ही सबसे कम वोट मिले हैं, तो ये निर्वाचन से बाहर हो जाएगा। उसके बाद इसको जो वोट दिए गए हैं, वो अलग अलग वरीयता क्रम से दूसरे लोगों को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये होता है एकल संक्रमणीय। आगे हम राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ेंगे, तब अच्छे से समझ पाएंगे और चीजों को। तो ये सदस्य निर्वाचित होने थे, हमने बताया क्या प्रोसीजर था। और जो 93 सदस्य थे, ये सदस्य मनोनीत किए जाने थे। मनोनीत, उस समय के जो देशी रियासत थी, उनके जो राजा थे, उन राजाओं के द्वारा सदस्यों को मनोनीत करके संविधान सभा में भेजा जाना था। तो ऐसे सदस्य कितने थे? 93। तो 389 सदस्य, जिनमें से 296 के लिए जुलाई अगस्त में चुनाव होता है। जुलाई अगस्त 1946 चुनाव किसके लिए? संविधान सभा के लिए। संविधान सभा, संविधान सभा, संविधान सभा के लिए चुनाव होने थे। कब हुए थे ये? जुलाई अगस्त 1946 में। कितनी सीटों पे हुए थे? हमने बताया 292 और 4। इतनी सीटों पे चुनाव हुए, क्योंकि ये तो मनोनीत किए जाने थे। तो 296 सीटों पर चुनाव होता है, जिसमें से 208 सीट मिलती हैं कांग्रेस को। कांग्रेस 73 सीट मिलती है मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग एमएल। और 15 सदस्य थे अन्य। तो जितने भी 296 सदस्य चुनकर जाने थे संविधान सभा में, उसमें से 208 कैंडिडेट थे कांग्रेस के, 73 थे मुस्लिम लीग के, और 15 अन्य सदस्य थे जो छोटी पार्टी थी या जो निर्दलीय थे। तो ऐसे सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। तो जब इसमें मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली, तो मुस्लिम लीग एकदम तिलमिला गया कि भाई इतनी कम सीट मिली। तो उसने इस चुनाव का विरोध किया। उसके बाद भाई जब इतने सदस्यों का चुनाव हो गया, तो ये तो संविधान सभा के सदस्य हो गए। इन सदस्यों में से ही एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाना था, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन किया जाना था, जो सरकार के कामकाज देखता। तो उसको क्या बोला गया था? अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार क्या होती है कि जब तक स्थायी सरकार ना बन जाए, तो सरकार के जो भी कामकाज देखेगी सारा, उसको ही हम अंतरिम सरकार बोलेंगे। तो इनका 296 सीटों पर चुनाव हो गया।
इतने सदस्य 208 मुस्लिम लीग, सॉरी 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, 15 अन्य। तो इन्हीं सदस्यों में से एक केंद्रीय मंत्रिमंडल बनाया जाना था। भाई सरकार क्या होती है? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, जो मंत्रि परिषद है, वही तो एक सरकार का रूप है, वही तो सरकार चलाती है। जैसे आज वर्तमान परिस्थिति में हम समझे, जैसे लोकसभा है, और लोकसभा राज्यसभा में से मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है, एक मंत्रि परिषद बनाई जाती है, उनके मुखिया कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। वही तो सरकार चलाते हैं। तो जो उस समय वायसराय कौन थे? बेवेल। उन्होंने पंडित नेहरू जी को आमंत्रित किया कि भी आप केंद्रीय मंत्रिमंडल या अंतरिम सरकार का गठन करो। अंतरिम सरकार यानी उस समय की जो भी जरूरत थी, वो उनके लिए कानून वगैरह जो भी शासन का काम है, वो अंतरिम सरकार देखेगी। अंतरिम सरकार। तो पीटी नेहरू जी को आमंत्रित किया गया, और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया कि भाई हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अंतरिम सरकार में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में। इसमें टोटल 14 सदस्य थे। 6 सदस्य कांग्रेस से, 5 मुस्लिम लीग से, और 3 थे अल्पसंख्यक। टोटल 14 सदस्यों की एक टीम थी, जिसको हम अंतरिम सरकार बोलते हैं। तो इसका गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 में। शुरू में तो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, लेकिन बेवेल ने मोहम्मद अली जिन्ना को समझाया। उसके बाद इन्होंने अंतरिम सरकार में पार्टिसिपेट किया। लेकिन पार्टिसिपेट किया उसके बाद ये जितनी भी कार्यवाही है, उसको बाधित ही करते थे। और लगातार ये अलग देश पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। लगातार ये प्रचार कर रहे थे मुस्लिम लोगों को कि भी जितने भी मुस्लिम लोग हैं, आपके अधिकारों को संरक्षण एक अलग देश पाकिस्तान ही कर सकता है। भारत के लोग और भारत के नेता आपको संरक्षण नहीं दे सकते। तो ये क्वेश्चन आता है, काफी बार पूछा गया है कि भाई अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? नया पेज ले लेते हैं। अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार कब गठन हुआ है इसका? 2 सितंबर 1946। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे बेवेल। अध्यक्ष बेवेल। और उपाध्यक्ष थे पंडित नेहरू। उपाध्यक्ष पीटी नेहरू। ये क्वेश्चन भी कई बार आया एग्जाम में कि भी अध्यक्ष कौन थे अंतरिम सरकार के? तो अध्यक्ष थे बेवेल, और उपाध्यक्ष थे पीटी नेहरू। चुनाव हो गया, अंतरिम सरकार का भी गठन हो गया। अब संविधान सभा की कार्यवाही शुरू होती है। तो हम देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी बैठक से। यहां से डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक। पहली बैठक। जो भी हम पढ़ा रहे हैं, चीजें सही से समझ में आ रही है ना? अगर समझ में नहीं आ रही तो कमेंट में बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई जहां सुधार की आवश्यकता होगी, सुधार किया जाएगा। भाई हम पढ़ा रहे हैं क्यों? ताकि आपके समझ में आए अच्छे से। तो अगर आपको ही समझ में ना आएगा तो पढ़ाने का क्या फायदा? तो चीजें समझ में ना आ रही हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। तो पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946। दिल्ली में पहली बैठक होती है संविधान सभा की। इसमें 207 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि एक तो जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे 73, उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया। और जो देशी रियासतों के 93 सदस्य थे, उन्होंने संविधान का बहिष्कार तो नहीं किया, यानी संविधान सभा का बहिष्कार तो नहीं किया, लेकिन अपने आप को संविधान सभा से अलग रखा। तो संविधान सभा में उनकी सीटें खाली की गई, खाली छोड़ दी गई थी कि भाई बाद में ये लोग आ जाएंगे।
तो इसके क्या क्या मुख्य प्रावधान थे कि भी 207 सदस्यों ने भाग लिया। किस किसने इसका बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया इसका, ने बहिष्कार। और जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतों ने देसी रियासतों ने अपने को संविधान सभा से अलग रखा, संविधान सभा से अलग, सभा से अलग। यानी कुल 207 सदस्यों ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया, जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे और जो देशी रियासतों के सदस्य थे उन्होंने अपने आप को अलग रखा। इसी बैठक में क्या हुआ, सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इनको क्या बनाया गया था, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। तो पहली बैठक के ये महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन यहाँ से सीधा सवाल आता है, काफी एग्जाम में पूछा भी गया है कि भी कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 207 लोगों ने किया था। कब हुई थी पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था और कौन सी बैठक में बनाया गया था? तो पहली बैठक में ही 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब देखते हैं हम संविधान सभा की दूसरी बैठक, दूसरी बैठक। दूसरी बैठक 2 दिन बाद होती है। कब होती है? पहली 9 दिसंबर, दूसरी 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946। इसमें क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात इस बैठक की यह है कि भी इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष, किसके? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। किसके अध्यक्ष? संविधान सभा के, संविधान सभा के। अब जब संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष तो हो गए, अब बात आई कि भाई उपाध्यक्ष किसको बनाना है। तो उपाध्यक्ष इस बैठक में तो नहीं बनाए गए थे, लेकिन नेक्स्ट ईयर 25 जनवरी को 1947 में, 25 जनवरी 1947 उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? एच सी मुखर्जी को, उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी। कई बार सवाल आता है, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, एक तो एच सी मुखर्जी थे, दूसरे थे कृष्णमाचारी। कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ऐसे ही मौखिक तौर पर आप याद रख सकते हैं। तो इस जो बैठक थी, इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुना गया और उपाध्यक्ष नेक्स्ट ईयर 25 जनवरी को एच सी मुखर्जी को चुना गया। और उसके बाद जुलाई में 16 जुलाई 1947 को कृष्णमचारी जी को दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अब आती है तीसरी बैठक संविधान सभा की, तीसरी बैठक।
तीसरी बैठक। तो ये जो तीनों बैठक हुई थी वो दो दो दिन के अंतराल से हुई थी। तो ये होती है 13 दिसंबर 1946। पढ़ाने की स्पीड तो ज्यादा नहीं है, एक सामान्य स्पीड से ही पढ़ा रहे हैं ताकि अच्छे से चीजें समझ में आए। हमें आराम से इत्मीनान से चीजों को पढ़ना है। अब स्पीड से पढ़ाओ और चीजें समझ में ना आए तो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तीसरी बैठक, इसके क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान थे। एक तो यह था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। यहां से यही क्वेश्चन मुख्य रूप से बनता है। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा, पीटी नेहरू जी के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, पंडित नेहरू जी ने जो पारित किया था, यानी हम जो संविधान बना रहे हैं, हम संविधान को बनाने के बाद या संविधान के माध्यम से हम किन किन चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं। यानी हम जो संविधान बना रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है। यानी कोई भी काम हम लोग करते हैं उसका कोई तो कोई उद्देश्य होता है। आप क्यों पढ़ रहे हो, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए, दरोगा की तैयारी के लिए, ताकि आप दरोगा बन पाओ, इसलिए तो पढ़ रहे हो। तो उद्देश्य प्रस्ताव में यही बात रखी गई थी कि भाई हम जो संविधान बना रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य है संविधान को बनाने के पीछे। तो ये प्रस्ताव लाया किसके द्वारा, पीटी नेहरू जी के द्वारा, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव बोला गया। इसमें क्या क्या प्रावधान थे, इसमें प्रावधान थे कि भाई जो भारत के नागरिक हैं, सभी नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय प्रदान किया जाएगा। अल्पसंख्यक और जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। यहाँ पे हम ये पॉइंट नोट कर लेते हैं। पीटी नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश तो कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन संविधान सभा ने इसको कब स्वीकार किया था, संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। भाई हाँ ठीक है, ये उद्देश्य प्रस्ताव है, इसको संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। उद्देश्य प्रस्ताव दो चार हम इसमें चीजें देख लेते हैं, क्या क्या प्रावधान थे इसमें। एक तो यह है, सभी नागरिकों को, सभी नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय तीन प्रकार का, सामाजिक, सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक। यानी जो भारत के नागरिक हैं सबको सामाजिक, यानी किसी को भी ऊंच नीच ना समझा जाए, स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव न किया जाए, सामाजिक तौर पर सभी लोगों को समान समझा जाए। दूसरा, आर्थिक न्याय, यानी जो अमीर और गरीब के बीच जो खाई है, जो हमारे यहाँ आय की असमानता है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब होता जा रहा है, अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो रहा है, इस अंतर को कम करना, इसको बोलते हैं हम आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय, सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार दिया जाए और किसी भी जाति, धर्म या कोई किसी भी समुदाय से बिलोंग करता हो, बशर्ते वो अपराधी ना हो, और वो भारत के किसी भी राजनीतिक पद पर जा सकता है अगर जनता चाहे तो। ये हो गया राजनीतिक न्याय। दूसरा प्रावधान इसमें क्या था कि अभी भारत को एक संघ बनाया जाएगा, भारत एक संघ होगा, भारत एक संघ। और इस संघ में जो ब्रिटिश प्रांत थे, जो विदेशी रियासतें थी, या कोई और बाहरी क्षेत्र जो भारत में आना चाह रहा है, वो सब को मिलाकर भारत संघ बनेगा। दूसरा, अल्पसंख्यकों को
अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों को संरक्षण, यानी सभी नागरिकों को सुरक्षा दी जाएगी, अल्पसंख्यक लोगों को, आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये मुख्य प्रावधान थे इसके। उसके बाद जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, हमने जो प्रस्तावना का अपनाया वो उद्देश्य प्रस्ताव का ही संशोधित रूप था। उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप, रूप ही प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया, प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया, के रूप में अपनाया गया। यानी ये 3 बैठक हो गई। क्या क्या इसके महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने कवर किए हैं। एग्जाम में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन कई बार हम प्रैक्टिस कम करते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। अब जब लगातार मुस्लिम लीग संविधान सभा का बहिष्कार कर रही थी, लगातार वो संघर्ष कर रही थी, आंदोलन कर रही थी कि भाई मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। और अंग्रेज भी यही चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने 1909 में जो बीज बोया था वो लास्ट में विभाजन के बाद ही, और उसके बाद भी वो नासूर बन के परेशान, अब तक परेशान करता है। वो नीच हरकत लगातार दिखाता रहता है। ये अंग्रेजों की सब करी कराई चीजें हैं। अंग्रेजों ने जब 1909 में मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचन की बात की, पृथक निर्वाचन क्यों देना चाह रहे थे, उनको पता था अगर भारत के सभी धर्मों के लोग अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत करेंगे तो हम ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं है। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिमों के बीच फूट डाली, और उसका ही लास्ट में नतीजा हुआ, भारत के 2 भाग हुए। यानी भारत को 2 भागों में विभाजित करने के बाद ही आजादी मिली। तो मुस्लिम लीग लगातार बहिष्कार कर रही थी, आंदोलन कर रही थी। तो इसी बीच में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने घोषणा करी 20 फरवरी 1947 को एटली की घोषणा आती है, एटली की घोषणा कि भी हम 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर देंगे, भारत को स्वतंत्र। यानी लगातार मुस्लिम लीग विरोध कर रही है, वो लगातार पाकिस्तान की मांग कर रही है, और अंग्रेज भी तो यही चाह रहे थे, वे तभी तो उन्होंने फूट डाली थी। तो उन्होंने घोषणा करी कि भाई 30 जून 1948 तक हम भारत को आजाद कर देंगे। उसके बाद फिर मुस्लिम लीग ने और भीषण आंदोलन किए, और पाकिस्तान की मांग को तीव्र रूप में उठाया। तो 3 जून को माउंटबेटन योजना आई थी, जिसके आधार पर ही विभाजन हुआ था, भारत का विभाजन, का विभाजन, भारत का विभाजन। हम यहाँ पे इस चीज को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ था, जो पाकिस्तान के सदस्य, यानी जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे संविधान सभा में, तो विभाजन के बाद वो सदस्य चले गए, फिर भारत की संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी। और इसके द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए थे, तो हेडिंग डाल लेते हैं, स्वतंत्रता अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, द्वारा परिवर्तन। यानी जब स्वतंत्रता अधिनियम की घोषणा की गई थी, उसके बाद संविधान सभा में क्या परिवर्तन किए गए थे, तो इसमें मुख्य परिवर्तन किए गए थे, जो संविधान सभा है अब उसको विधायिका के कार्य भी सौंप दिए गए।
कि भी जब तक संविधान नहीं बनता, उसके प्रावधानों के अनुसार भारत की एक स्थायी विधायिका नहीं बनाई जाती, तब तक संविधान सभा ही विधायिका के तौर पर कार्य करेगी। यानी जो भी उस समय की जरूरत के हिसाब से कानूनों की आवश्यकता है, वो कानूनों का निर्माण कौन करेगी? संविधान सभा। तो अब संविधान सभा को संविधान सभा को विधायिका के कार्य सौंप दिए गए, को विधायिका के कार्य विधायिका के कार्य सौंप दिए। यानी संविधान सभा संविधान का निर्माण तो करेगी ही, साथ ही वह विधायिका के कार्य भी करेगी, जो उस समय जो भी कानून बनाए जाने हैं। तो जब संविधान सभा की बैठक होगी, तब कौन अध्यक्षता करेगा? भाई सवाल ये बनता है ना, भाई जब विधायिका के कार्य करेगी संविधान सभा, तो तब दोनों बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही उसके अध्यक्ष रहेंगे क्या? संविधान सभा के रूप में अध्यक्ष, तो तब होंगे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब संविधान सभा विधायिका के तौर पर उसकी बैठक होनी है, तब उसकी अध्यक्षता करेंगे जीवी मामलेंकर, विधायिका के रूप में, विधायिका के रूप में अध्यक्ष। तब कौन करेंगे अध्यक्षता? जीवी मावलंकर। यानी अब संविधान सभा को दो कार्य सौंप दिए गए, वे संविधान का निर्माण भी करेगी और विधायिका के कार्य भी देखेगी। तो जब विधायिका के तौर पर उसकी बैठक होती थी, तब जीवी मामलंकर जी उनकी अध्यक्षता करते थे, और जब संविधान सभा के रूप में उसकी बैठक हो रही है, तब अध्यक्षता कौन करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसमें एक प्रावधान ये था कि जब संविधान सभा को एक संप्रभु सभा घोषित किया गया, यानी अब इस पर ब्रिटिश शासन का कोई दबाव नहीं है, उसका कोई अधिकार इस पर नहीं है। संविधान सभा चाहे तो पहले जो भी अधिनियम आए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उनको भी निरस्त कर सकती है। दूसरा, मुस्लिम लीग के सदस्य इससे चले गए। अब सदस्य संख्या कितनी रह गई थी? 299। संविधान सभा, तो विभाजन के बाद जब विभाजन की घोषणा हुई थी, तब कितने सदस्य रह गए थे? 299। बाकी सदस्य पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए थे। 299 सदस्य, जिसमें से 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से रह गए थे, बीपी यानी ब्रिटिश प्रांत, और 70 सदस्य देसी रियासतों से थे, देसी रियासत। तो ये पूछा जाता है कि भाई भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य संख्या रह गई थी? तो वो कितने संख्या थी? 299, जिसमें से 229 उस समय के ब्रिटिश प्रांतों से आते थे, और 70 सदस्य आते थे देसी रियासत से। और इसमें एक चीज और हुई थी, जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम उसकी घोषणा की गई थी, और जब विभाजन हो गया था, उसके बाद देसी रियासतों के सदस्य संविधान सभा में आने लगे थे, जिन्होंने पहली बैठक में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब वो धीरे धीरे संविधान सभा में आने लगे थे। तो टोटल 299, 229 ब्रिटिश प्रांत से, 70 देसी रियासतों से रह गए थे। अब किस तरह से प्रक्रिया होती थी संविधान सभा में? भाई एक संविधान सभा है, उसमें बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। हम समितियां एक अलग सेपरेट टॉपिक लेंगे, उसका उस पर थोड़ा सा विस्तार से डिस्कस होना है। बस यहाँ पे ये समझ लें, संविधान सभा में बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, जिसमें सबसे मुख्य समिति थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, और उनके सहायता के लिए 6 सदस्य थे। और भी अनेक समिति थी, प्रांतीय समिति, संविधान समिति, संघ समिति, इस तरह की समिति थी। वो अलग अलग प्रावधानों पर रिसर्च करती थी। जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे,
BN राव, उन्होंने अलग अलग देशों के लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, उनका अच्छे से रिसर्च किया कि भी जैसे कोई भी देश के प्रावधान ले रहे हैं, वो प्रावधान उस देश के लिए कितने लाभकारी हैं और कितने असफल हुए थे। तो जो जो प्रावधान सफल हुए उनको वहां से उठा लिया गया और भारत की परिस्थिति के हिसाब से उनमें कुछ चेंजिंग करके, उनमें कुछ परिवर्तन करने के बाद भारत के संविधान में जोड़ लिया गया। तो प्रक्रिया क्या होती थी? कोई भी प्रावधान जिसको अपनाया जाना है, संविधान सभा में एक विस्तृत चर्चा होती थी उस पर, उसके बाद ही किसी मुद्दे पर पहुंचते थे और उसको एक मतलब फिर प्रारूप समिति उसका प्रारूप तैयार करती थी। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को उसका गठन किया गया था। तो जितने भी प्रावधान थे उसके संबंध में उसने एक प्रारूप बनाया कि भाई ये प्रारूप होना है, कौन से भाग कहाँ लिए जाएंगे, कौन से प्रावधान किस भाग में शामिल किए जाएंगे, किस आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक रहेंगे, ये सारे प्रारूप तैयार किया। इन्हीं प्रारूपों पर विचार विमर्श हुआ, उनको ही हम बोलते हैं संविधान सभा का वाचन। उसमें प्रारूप जो तैयार हुआ था उसको प्रकाशित किया गया, उससे उसमें आम जनता से भी अपने विचार मांगे गए। ये भी संविधान का ये प्रारूप है, आप बताओ इसमें क्या संशोधन किया जा सकता है, आप क्या चाहते हो। तो हेडिंग है संविधान का वाचन। संविधान का वाचन, संविधान का वाचन का मतलब विचार विमर्श, संविधान का वाचन। तो संविधान के 3 वाचन हुए थे। पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर से 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, यानी हमने बताया कि उन्होंने प्रारूप तैयार किया, फिर वो संविधान सभा में पेश किया गया और उसको प्रकाशित भी किया गया। उसमें आम जनता की भी राय मांगी गई और संविधान सभा में भी चर्चा हुई कि भी ये प्रावधान है, इस तरह से एक प्रारूप बनाया गया संविधान का। तो उस पर विचार कब हुआ? उसकी पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन होता है संविधान सभा, ये होता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। ये सबसे बड़ा वाचन है, यानी इस पर ये जो विचार विमर्श हुआ था, इसमें एक सबसे लंबी प्रक्रिया थी। जो भी प्रारूप था उसको प्रकाशित किया गया, संविधान सभा में बहुत विस्तृत विचार विमर्श हुआ। तो इसी में ही 7653 संशोधन आए थे। संशोधन यानी जो प्रारूप बनाया गया था, संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था प्रारूप समिति के द्वारा, उसमें 7653 सुझाव आए। 7653 संशोधनों की मांग की गई, जिसमें से 2473 पर ही चर्चा की गई थी बस। 7653 संशोधन आए थे, कब आए थे? दूसरे वाचन में, जो कब से कब तक चला था? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, जिसमें आम जनता ने या संविधान सभा के द्वारा 7653 संशोधन की विचार रखा गया, मांग रखी गई और उनमें से 2473 पर विचार विमर्श हो पाया। तीसरा वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949 को ही फाइनली हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान का प्रवर्तन, संविधान का प्रवर्तन, प्रवर्तन का मतलब होता है लागू करना। संविधान का प्रवर्तन यानी संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। तो जो टोटल सदस्य थे संविधान सभा के 299, उसमें से 284 सदस्य उपस्थित हुए थे, उन्होंने संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। परिवर्तन मतलब लागू, पूरी तरह से लागू संविधान 26 जनवरी
1950 को हुआ था, लेकिन बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। इसमें कुछ प्रावधान अपना लिए गए थे, जैसे चुनाव संबंधी प्रावधान, नागरिकता प्रस्तावना। ये कुछ मुख्य प्रावधानों को 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया गया था, लेकिन पूरी तरह से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 284 सदस्य उपस्थित थे। इन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए अपने, संविधान पर हस्ताक्षर। इसमें नागरिकता, चुनाव आदि प्रावधानों को अपनाया गया, प्रावधान अपनाए। तो संविधान बनकर तैयार हो गया। नागरिकता प्रस्तावना, चुनाव संबंधी प्रावधानों को जब भी स्वीकार कर लिया गया था। अब संविधान पूरी तरह से कब लागू होता है? संविधान लागू, संविधान लागू से पहले एक संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक, ये कब होती है? 24 जनवरी 1950। जो अंतिम बैठक है, इसमें तीन चार मुख्य प्रावधान थे, उसको हम नोट कर लेते हैं। 24 जनवरी 1950 को ही भारत का राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत अपनाया गया था। राष्ट्रगान स्वीकार किया गया या अपनाया गया। राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया, स्वीकार किया। राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सर्वसम्मति से, राजेंद्र प्रसाद, भारत के राष्ट्रपति स्वीकार किया गया, राष्ट्रपति। यानी इसमें तीन मुख्य प्रावधान थे। 24 जनवरी, 24 जनवरी की डेट क्या है? अंतिम बैठक है संविधान सभा की। इसी बैठक में राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रीय गीत को भी स्वीकार किया गया, वंदे मातरम। वो किनके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। और संविधान पूरी तरह से लागू होता है फिर 26 जनवरी, संविधान लागू 26 जनवरी 1950। संविधान जब बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, तो लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों हुआ? इसकी वजह थी कि भाई लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में। तो उसमें यह प्रावधान उठाया गया कि भाई हम 26 जनवरी 1930 से भारत का स्वाधीनता दिवस मनाया करेंगे। और 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया भी गया। उसी तिथि को यादगार बनाने के लिए, उसी तिथि को जीवंत रखने के लिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। यह है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं जो संविधान सभा से रिलेटेड हैं, संविधान से रिलेटेड हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो उसी तिथि को यानी भारत के लोगों में संवैधानिक मूल्य को बढ़ावा देने के लिए 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है। और वो कब से शुरू किया गया था? 2015 से। 26 नवंबर संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस। और संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था? संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। संविधान को बनाने में कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया था। खर्च 64 लाख। एक महत्वपूर्ण तथ्य भी पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अभी संविधान सभा ने किसको प्रतीक बनाया था? तो हाथी को प्रतीक के रूप में लिया गया था। यानी संविधान सभा के प्रतीक के रूप में हाथी। दूसरा इससे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भाई जो संविधान है हमारा, उसमें जो प्रारूप समिति का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने प्रारूप तैयार किया था, लेकिन एग्जाम में पूछा गया था, एक बार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, जो संविधान है वो संविधान दो मूल भाषाओं में लिखा गया था, अंग्रेजी और हिंदी में। तो अंग्रेजी में संविधान को किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान के अंग्रेजी यानी संविधान को अंग्रेजी में यानी दो मूल भाषा में लिखा गया था, हिंदी और इंग्लिश। तो जो इंग्लिश में लिखा था हाथ से, वो किसने लिखा था? हाथ से किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और जो संविधान सभा है यानी जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, संविधान को किसके द्वारा अलंकृत किया गया था? शांति निकेतन के कलाकार थे नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। संविधान को को अलंकृत राम मनोहर सिन्हा एवं नंदलाल बोस। इनके द्वारा संविधान को अलंकृत किया गया था। अंग्रेजी में तो हाथ से लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, लेकिन जो संविधान हिंदी में लिखा गया था, हिंदी में हाथ से किसने लिखा था? बसंत कृष्ण वैद। संविधान को हिंदी में हाथ से बसंत कृष्ण वैद, कृष्ण वैद जी के द्वारा लिखा गया। तो ये मुख्य प्रावधान थे। ये कुछ जो लास्ट में फैक्ट थे इसके, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है।
लगातार जैसे साथियों क्या होता है, भाई क्लास होती है, जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को कवर किया जाता है, और जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो जो मुख्य उसके फैक्ट हैं, जो जो सूचना मुख्य हैं, उनको ऐड किया जाता है। कई बार होता है कि सारे जो फैक्ट हैं वो उनको क्लास में नहीं कवर किया जा सकता, क्योंकि कोई मतलब नहीं है उन फैक्टों को शामिल करने का, इतने ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं होते। दूसरा, क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो क्लास में जो कॉन्सेप्ट है, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, दूसरा जो भी आपके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिनके आने की संभावना है, उनको कवर किया जाता है। उसके बाद अगर कोई फैक्ट रह जाते हैं तो आगे क्लास में कवर हो जाएंगे, या हम प्रैक्टिस सेट जब लाएंगे उसमें कवर कर लेंगे। क्लासेस अगर जैसे आपको फैक्ट ही पढ़ने हैं तो आप किताब से भी पढ़ सकते हो। क्लास में क्या है, कॉन्सेप्ट समझाए जाएं और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको कवर किया जाए। बाकी जो कुछ फैक्ट हैं उनको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर कर लो, क्या दिक्कत है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी क्लास लगी, जो भी कॉन्सेप्ट है आप अच्छे से समझ पाए नहीं समझ पाए, तो अपने विचार कमेंट के माध्यम से दें हमको, ताकि हमको पता चले कहाँ सुधार की आवश्यकता है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू।